गौथम का क्राइम प्रिंस ऑफ क्राइम वापस आने वाला है और इस बार वो अपनी पागलपंती की हद तक जाने वाला है क्योंकि इस बार उसकी पार्टनर हार्ली क्विन भी उसके साथ तबाही मचाने वाली है। तो जोकर फॉलियर 2 या जोकर 2 देखने से पहले ये वीडियो जरूर देखना ताकि आपको जोकर 1 की सारी घटनाएं याद रहे। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। अगर आप सोच रहे हो कि जोकर में बैटमैन के दुश्मन का वो खौफनाक और पागल दिमाग वाला वर्जन आपको देखने को मिलेगा तो ये एक बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये फिल्म एक पागल और बेचारे आदमी का सफर दिखाती है जो अपने सहनशीलता की हद पार करने के बाद जुनून और हिंसा को अपना रास्ता बना लेता है जब दुनिया यानी गौथम शहर उसे बार बार तोड़ने की कोशिश करती है। 80s का गौथम एक बेजान और गंदा शहर है जो अपनी क्लास डिवाइड, भ्रष्टाचार, सरकारी लापरवाही और लोगों की बेपरवाही के साथ अपने बुरी शोहरत को जस्टिफाई करता है। इस गरीबी और गंदगी में आर्थर फ्लेक, जो एक पतला दुबला सा और दिमागी तौर पे बीमार आदमी है, अपनी बीमार माँ के साथ रहता है और अपना पेट पालने के लिए मिनिमम तनख्वाह पर क्लाउन का काम करता है। बेसिकली समाज के लिए आर्थर का कोई वजूद ही नहीं है। आर्थर को एक मानसिक बीमारी है जिससे वो जब भी घबराहट महसूस करता है बिना वजह से हंसने लगता है। आयरनी ये है कि उसका पेशा भी एक क्लाउन का है। इस बीमारी ने उसे और ज्यादा तन्हा बना दिया है क्योंकि लोग उसे एक अजीब इंसान समझने लगे हैं और ये अकेलापन उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा है। आर्थर के लिए जिंदगी एक कठोर मजाक है जिसका पंचलाइन उसकी अपनी वजूद ही है। आर्थर की जीवन की एक ही रोशनी है, वो है रात का टॉक शो जो मरे फ्रैंकलिन होस्ट करता है। और आर्थर का सपना है कि वो एक बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाए और मरे भी उसे एक्नॉलेज करे। लेकिन आर्थर को समझ नहीं आता कि लोग किस चीज पर हंसते हैं। अपनी जिंदगी का मजाक बनने के बाद उसके लिए कॉमेडी का मतलब बदल गया है। उसका थेरेपिस्ट तो सिर्फ नाम का उसकी मानसिक हालत के लिए चिंता जताता है, पर आर्थर को खुद समझ नहीं आता कि वो अपने आप को कैसे सुधारे। उसकी सामाजिक घबराहट, लोगों से बात करने का डर और अपने आप को लेकर चिंता उसे आगे बढ़ने नहीं देती। उसकी हंसी के झटके जो उसकी बीमारी की वजह से होते हैं बढ़ता चला जाता है और वो एक मदद की चीख जैसी लगती है। आर्थर अपनी पड़ोसी जो एक सिंगल माँ है, सोफी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाता है। जब वो उसे अपनी एक परफॉर्मेंस के लिए कॉमेडी क्लब बुलाता है, उसका गिरता मेंटल स्टेट उस पर हावी हो जाता है और वो अपने आप को सबकी आंखों में बेवकूफ बना लेता है। अपने काम के दौरान जब वो एक लोकल बिजनेस के लिए क्लाउन बनकर साइन पकड़े खड़ा होता है तो बिना किसी वजह के कुछ लड़के उसे सड़क पर बुरी तरह से पीट देते हैं। उसका एक कॉलीग रैंडल उसे एक बंदूक देता है अपने बचाव के लिए, पर असल में वो अपनी बंदूक से छुटकारा पाना चाहता था। आर्थर से गलती से वो बंदूक एक बच्चों के हॉस्पिटल में सामने आ जाता है और रैंडल बंदूक की जानकारी के बारे में इनकार कर देता है, जिसकी वजह से आर्थर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। रात को जब आर्थर अपने घर मेट्रो से लौट रहा होता है तब कुछ शराबी एक औरत को छेड़ते हैं। आर्थर नर्वस हो जाता है और अपनी हंसी को रोक नहीं पाता। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वो औरत अगले स्टेशन पर उतर कर भाग जाती है। इस वजह से आर्थर को वो लोग पीटना शुरू कर देते हैं, जब अचानक आर्थर का दिमाग फिर जाता है और वो अपने बचाव में उन सबको गोली मार देता है। पर इस दफा घबराहट या एंजाइटी में टूटने के बजाय आर्थर को एक सुकून मिलता है, जैसे उसने पहली बार आजादी महसूस की हो, और एक ट्रांस स्टेट में पागलों जैसा डांस करने लगता है। ये लड़के वेन कॉर्पोरेशन में काम करते थे जो गौथम के सबसे अमीर इंसान थॉमस वेन का कंपनी था। बाकी बैटमैन फिल्म्स की तरह इस फिल्म में वेन फैमिली को दयालु फिलांथ्रोपिस्ट नहीं दिखाया गया, बल्कि वो शहर को सूख कर अपना पूरा पैसा बना रहे थे। 3 वेन कॉर्प्स के लोगों को एक क्लाउन मेकअप वाले आदमी के हाथों मार दिया जाना एक बड़ी खबर बन जाती है और धीरे धीरे लोग इसको ऑपरेसिव अमीर लोगों के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक बना लेते हैं। आर्थर को पता चलता है कि उसकी माँ पेनी, जो कभी वेन मैनर में नौकरानी थी, उसका थॉमस वेन के साथ चक्कर चल रहा था और वो थॉमस का नाजायज बेटा हो सकता है। ये जानकारी आर्थर जैसे इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है जो अपनी पूरी जिंदगी थोड़ा सा वैलिडेशन और पहचान ढूंढने में लगा था। अपने पिता से पहचान मिलने की उम्मीद में आर्थर वेन मैनर जाकर थॉमस से मिलता है और वहां उसका सामना छोटे ब्रूस वेन से होता है। आर्थर ब्रूस को एक मैजिक ट्रिक दिखाता है वेन मैनर के गेट के बाहर से। जब तक एल्फ्रेड पेनीवर्थ
वेन फैमिली का बटलर नहीं आता और उसको अंदर लेके नहीं चला जाता है। आर्थर के यहाँ आने का कारण जानने के बाद एल्फ्रेड उसे बताता है कि उसकी माँ पेनी एक भ्रम में जी रही थी। उसके हिसाब से पेनी पागल थी और थॉमस के साथ उसके अफेयर की कहानी एकदम झूठ थी। आर्थर और एल्फ्रेड के बीच थोड़ा झगड़ा होता है, पर बाद में आर्थर वहां से भाग जाता है। पेनी की तबीयत खराब होने पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और आर्थर का मानसिक इलाज के लिए जो दवा मिल रही थी वो बंद हो जाती है क्योंकि सोशल सर्विसेज का फंडिंग खत्म हो जाता है। जब आर्थर का मेंटल स्टेट बिल्कुल नीचे गिरता चला जाता है तब गॉथम में क्लाउन प्रेरणा से चली एंटी अथॉरिटेरियन मूवमेंट और ज्यादा तेज हो जाता है। इस बीच डिटेक्टिव्स गरीटी और बर्क आर्थर पर शक करने लगते हैं कि वो उन लड़कों के कत्ल में शामिल है और वो बार बार आर्थर से सवाल पूछते हैं और उसका पीछा करते हैं। मरे के शो पर आर्थर की कॉमेडी क्लब वाली वीडियो चलाई जाती है जिसमें मरे उसका मजाक उड़ाता है और उसे जोकर कहता है। आर्थर को थोड़ा वक्त लगता है ये समझने में कि उसका आइडल उसका मजाक उड़ा रहा है। आर्थर अपने आखिरी उम्मीद के रूप में थॉमस से मिलने की कोशिश करता है और एक साफ सफाई वाला कर्मी बनकर उसे थिएटर में मिलता है, पर थॉमस उससे रूडली डांट देता है और पेनी के बारे में वही बात बताता है जो एल्फ्रेड ने कहा था। और जब थॉमस को पता चलता है कि आर्थर ब्रूस से पहले मिल चुका है तो थॉमस उसे मारकर दूर रहने को बोलता है। आर्थर को पेनी के मेडिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं और वो समझता है कि पेनी को मानसिक बीमारी थी और उसने थॉमस वेन के अफेयर की झूठी कहानी बनाई थी। असल में पेनी और छोटा आर्थर उसके अब्यूजिव बॉयफ्रेंड के हाथ से जुल्म सह रहे थे। दिल टूटने के बाद आर्थर सोफी के पास जाता है तसल्ली ढूंढने के लिए, पर उसे समझ आता है कि उसकी मां की तरह उसके बीमार दिमाग ने भी सोफी के साथ रिलेशनशिप की एक झूठी दुनिया बनाई थी। आर्थर अब हैरान नहीं होता, अब वो समझ जाता है कि जो मजाक किस्मत ने उसके साथ किया था उसका पंचलाइन सिर्फ उसकी बेकार जिंदगी ही थी। आर्थर के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है और फाइनली वो अपने सारे बंधन तोड़कर अपनी मां का सांस रोककर जान ले लेता है उस हॉस्पिटल में। दूसरी तरफ मरे फ्रैंकलिन के शो में उसे बुलाया गया है क्योंकि उसके मजाक बनने वाले एपिसोड ने ऑडियंस में धमाका कर दिया है जो अब जोकर को लाइव देखना चाहते हैं। आर्थर अपने लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार होता है मेकअप करते हुए, जो कॉमिक बुक एक्यूरेट जोकर जैसा लगता है। वो ये काम इस इरादे से करता है कि वो शो के दौरान अपनी जान ले लेगा, जो कि बहुत ही आइकॉनिक होगा। इसी बीच रैंडल गैरी के साथ आर्थर के अपार्टमेंट में आता है उस बंदूक के बारे में बात करने के लिए जो उसने आर्थर को दी थी। पागलपन के किनारे पर खड़ा आर्थर रैंडल को मार देता है पर गैरी की जान बख्श देता है क्योंकि वो उसका इकलौता दोस्त था जो उसके साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करता था। आर्थर इस आजादी का जश्न सीढ़ियों पर डांस करके मनाता है। जब वो मरे के स्टूडियो जा रहा होता है तो डिटेक्टिव्स गैरिटी और बर्क उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो सबवे में क्लाउन राइटर्स और डिटेक्टिव्स के बीच लड़ाई का फायदा उठाकर बच निकलता है। स्टूडियो पहुंचकर आर्थर अपने आइडल से बैक स्टेज पर मिलता है और खास तौर पर कहता है कि उसे ऑडियंस के सामने जोकर के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाए। शो शुरू होता है और जल्द ही ये साफ हो जाता है कि हिंसा से भरपूर आर्थर का दिमाग पूरी तरह से बिगड़ चुका है और अब वो एक कॉन्फिडेंट पागल आदमी बन गया है जो अब अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। आर्थर कुछ गंदे बेमौसम जोक्स मारने लगता है जिससे मरे उसे टोकता है और आखिर में आर्थर सबवे वाले 3 लोगों को मारने की बात लाइव टीवी पर कबूल कर लेता है। धीरे धीरे बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि आर्थर मरे कुछ शो में सबकी आंखों के सामने गोली मारकर निकल जाता है। इस घटना का सीधा असर ये होता है कि पूरा का पूरा गॉथम दंगे की आग में झुलस जाता है और एक मगर थॉमस और मार्था वेन को मारकर छोटे ब्रूस वेन को अनाथ बना देता है। तो कहा जा सकता है कि जोकर के एक्शंस की वजह से ही इस यूनिवर्स में बैटमैन आएगा। जब आर्थर को कस्टडी में लिया जाता है तो वो खुशी महसूस करता है जब वो देखता है कि गॉथम के लोग उसके गुणगान गा रहे हैं और राइटर्स उसे आजाद कर देते हैं, जिससे वो फिर से एक डांस करके अपने आजादी को दिखाता है और अपने चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान बना लेता है अपने ही खून से। कुछ दिनों बाद आर्थर को एक साइकियाट्रिस्ट से बात करते हुए दिखाया जाता है जहां आर्थर अपने ही जहन में कुछ सोच के अनकंट्रोलेबली हंसने लगता है, लेकिन आर्थर उस साइकियाट्रिस्ट को यह बताने से इनकार कर देता है कि उसे इतना हंसी किस वजह से आ रहा था। और मूवी का दी एंड तब होता है जब वो खून से लथपथ पैरों के निशान छोड़ते हुए बाहर चला जाता है, ये सजेस्ट करते हुए कि उसने हिंसा में ही अपनी थेरेपी पाली है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। जोकर 2 या जोकर फॉलियर ड्यू से रिलेटेड आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वी आर साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।